चलिए अगला सवाल लेते हैं आलोक राठी जी का, वडोदरा गुजरात से। आलोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल सर। नमस्ते सर, प्रणाम। प्रणाम जी, बताइए। सबसे पहले तो सर सीएनबीसी को धन्यवाद देना चाहूंगा सर, जो निवेशकों को जागरूक करते हैं। आपके सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं और मैं रेगुलर दर्शक हूं सर। धन्यवाद सर, अब बस आप लोगों को ऐसे ही प्यार मिलता रहे, हम लोग और अच्छे शोज करते रहेंगे। हाँ सर, अब ये यूफ्लेक्स है, मैं 10 साल से ज्यादा होल्ड कर रहा हूँ। ये पैकेजिंग इंडस्ट्री में मेरे हिसाब से जो स्टडी किया है, दिग्गज कंपनी है और 1000 शेयर ले रखे हैं, अराउंड एवरेज प्राइस 230 रुपए के अंदर, और लंबे समय तक रख सकता हूँ। इसके प्राइस मैंने 800 रुपए से ऊपर तक भी देखे हैं। रिसेंटली 1-2 दिन पहले इनके रिजल्ट आए हैं और कल ये थोड़ा डाउन हुआ है। तो मैं लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहता हूँ कि शुड आई कंटिन्यू दिस स्टॉक, क्योंकि रेगुलर डिविडेंड वगैरह भी देती है ये कंपनी। तो आपका जी ज्ञान। आलोक जी, 800 रुपए और अभी 384, कोई कॉर्पोरेट एक्शन तो नहीं था बीच में, स्प्लिट बोनस कुछ? ये नॉर्मल करेक्शन ये हमेशा डिविडेंड देती है, और जो मैं न्यूज देखता हूँ, क्योंकि मैं भी स्टडी करता रहता हूँ। हाँ, नहीं फाइनेंस बैकग्राउंड है। आलोक जी, ये जो अभी प्राइस है, ये करेक्शन का वजह से प्राइस है या कोई बोनस वोनस तो नहीं मिला आपको ना? नहीं, नो बोनस। ठीक ठीक। सरवेन जी, अभी भी इनका ट्रेड प्रॉफिट में है, लेकिन काफी लंबा वक्त इन्होंने गुजारा है और डिविडेंड भी मिला ही है इनको, हर साल डिविडेंड मिला होगा। क्या इनकी राय बनती है यूफ्लेक्स के बारे में? 800 रुपए इन्होंने भाव देखा है, लेकिन नहीं, देखिए, जो आप बोलते हैं और मैं भी जो हमेशा बोलता हूं कि हर 3-4 साल में एक बार बाजार इंडेक्स 25 से 30% करेक्शन एवरेज दे देता है 3-4 साल में। तो डेफिनेटली बीच बीच में मुनाफा बांधते रहना भी बहुत जरूरी है और वो एरियाज को समझना भी जरूरी है। तो अगर दर्शक हैं हमारे शोज के, तो आई थिंक काफी लेट आ जाते हैं लोग। जब थोड़े पैसे बन रहे हैं उस समय भी आए तो क्या है, काम थोड़ा आसान रहता है। अब इतने बड़े करेक्शन के बाद मैं इनको यहाँ से बेचने तो बोल नहीं सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा फिल्टर वही है, जो स्टॉक्स 50% से मल्टी मंथ करेक्शन में 40-50% गिर चुके हैं। 21-22 में हमने जब कॉल लिया था कि बाजार गिरेगा, तो वो सब में अब टारगेट्स पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटली मैं इनको और कोई नीचे का रिवॉर्ड दे नहीं सकता, तो फिलहाल यहाँ बने रहे। बट इन्होंने टाइम बहुत ज्यादा इसको दिया और बीच में मुनाफा बांधने की कोशिश नहीं की। यही मेरी एक थोड़ा मेरे लिए ये दुख का विषय है कि थोड़ा अगर कहीं बीच में थोड़ा बुक करते तो शायद नीचे लेने को भी इनको मिलता। बट फिलहाल अब ट्रेड में बने रहे और मेरे हिसाब से जो इसने भी पीछे लोज रखे हैं वो इंपॉर्टेंट बन गए इसके। 325 के आसपास जो इसने लोज रखे हैं वो भी काफी क्रिटिकल है स्टॉक के लिए। जब तक उसके ऊपर टिका है तो मेरे हिसाब से बने रहे। उछाल में वापस 540-550 के टारगेट्स नेक्स्ट 6 से 9 महीने में यहाँ पॉसिबली आ सकते हैं। तो 9 से 12 महीने के लिए मेरे लिए दायरा यही रहेगा, 300 से लेके 540 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं आलोक जी, और उस समय फिर आप प्रॉफिट लेने की सोचिएगा। और आपके बिहाफ पे मैं एक सवाल पूछता हूँ सरवेन जी, क्या कोई शेयर जब आप खरीदें तो उसमें एक ये ऐसा लक्ष्य बनाया जा सकता है कि या तो मैं इसको 1 साल होल्ड करूंगा या 30% गेन होल्ड करूंगा, जो पहले आ जाए? क्या ये फार्मूला चलता है? नहीं, एनी डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। अगर आप स्टॉप लॉस 2 तरीके से लगा सकते हैं। लोग सोचते हैं कि स्टॉप लॉस हमेशा प्राइस पे लगता है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी सोच का दायरा था कि 6-9 महीने में माफ कीजिएगा कंपनी अच्छा करेगी और उन दायरों में कंपनी अच्छा नहीं कर पाई किसी कारण से, तो आपको टाइम वाइज भी एक स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप किसी रिस्क डेस्क पे बैठेंगे और जॉबर्स को आप देखेंगे तो वो टाइम वाइज स्टॉप लॉस लगाते हैं, प्राइस वाइज तो लगाते ही लगाते हैं। अगर उनका टाइम भी पूरा हो जाता है तो रुको, ये क्वेश्चन अभी स्टॉप लॉस पे था ही नहीं। कोई शेयर मान लीजिए 100 रुपए का खरीदा किसी ने और उसने तय किया कि इस शेयर को मैं 1 साल रखूंगा जी और उसके बाद मैं बेच दूंगा, ये मुझे 10% रिटर्न दे, 20% दे, 30% दे, लेकिन मैं बेच दूंगा। पहला फिल्टर। दूसरा फिल्टर ये कि 30% मेरा टारगेट है, अगर वो 3 महीने में आ गया तो भी मैं बेच दूंगा। ये तो टारगेट फिल्टर होगा, टाइम फिल्टर। दूसरा, लेकिन अगर 100 रुपए वाला स्टॉक पहले ही महीने में मान लिया 80 रुपए पे आ गया तो मैं तुरंत बेचूंगा। स्टॉप लॉस की कहानी तो अलग है, वो तो तुरंत ही बेचना है, फिर वो टारगेट नहीं। लेकिन टारगेट के लिहाज से समय या रिटर्न बेच दूंगा। मैं उसी पे आ रहा था। तो ये एक तरीका हो गया मार्केट को देखने का, और वही सेम चीज हो गई कि मुनाफे को भी आप या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से करेंगे या जैसे आपका टाइम या प्राइस, जैसे ही आपका पेट भर गया। मैं सबको यही बोलता हूं कि आपने जो सोचा था, आपका पेट भर गया है, तो वहां पे आपको एक्शन जरूर लेना चाहिए। आपके या तो टारगेट आ गया या तो आपका टाइम पूरा हो गया। इन दोनों केस में आपको एक्शन लेना है। मेरा मतलब यही था कि चाहे टाइम पूरा हो चाहे प्राइस पूरा हो, आइदर स्टॉप लॉस है कि टारगेट्स हैं, आपको एक्शन लेना चाहिए। और
40 साल के सेंसेक्स के इतिहास में 11-12 करेक्शन ऐसे हो चुके हैं जो 20-25%, 30% एवरेज रहते हैं या उससे ज्यादा भी रहते हैं। तो हर 4-5 साल पे अगर इंडेक्स 30% गिर रहा है तो स्टॉक्स आराम से 40-50% गिरते हैं। उन टर्निंग पॉइंट्स को पकड़ना आना चाहिए। मैं सबको बोलता हूं कि वो आप चाहे किसी प्रोफेशनल का हेल्प लें या खुद करें, लेकिन डेफिनेटली 4-5 साल में एक बार आपको अपने घर का, जैसे आप घर का कचरा साफ करते हैं या घर की सफाई करते हैं, तो आपको एक बार साफ करना है कि क्या मेरे पास अच्छा है वो मैं रखूंगा और क्या मेरे पास कचरा है वो मैं साफ करूंगा। ये पोर्टफोलियो में हमेशा करता रहना चाहिए 4-5 साल में एक बार। बिल्कुल। तो ये मैंने आलोक जी के बिहाफ पे लोगों के लिए पूछा था कि आप एक लक्ष्य बनाइए कि हमको इतने साल तक इसको रखना है या इतने % रिटर्न पे रखना है, विच एवर कम्स फर्स्ट, नंबर 1। नंबर 2 कि आपके बाइंग प्राइस से ही वो गिर गया तब तो फिर स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो नहीं जाना चाहिए, भले ही आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। और मैं उस थ्योरी पे थोड़ा कम बिलीव करता हूँ कि लेके सो जाइए 20 साल तक। आई डोंट बिलीव ऑन दैट। वो थ्योरी बहुत वर्क नहीं करती है। उसमें पैसा बनता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बनता, पर उसमें जितना पैसा बना सकते उतना नहीं बनता, इसलिए वो नुकसान होता है। खैर, ये हम लोग बीच बीच में चर्चा करते रहते हैं जिससे अगर आप लोगों को जागरूकता मिलती रहे। संजय गुप्ता बाराबंकी से जुड़ रहे हैं। संजय गुप्ता जी बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते सर, नीरज सर नमस्ते। बताइए सर। सर मैंने IRFC लिया हुआ है कल 51.95 मैंने इसको 10 दिन के लिए लिया था, लेकिन OFS आ गया अचानक से, तो उसमें क्या करना चाहिए बताइए। अरे OFS भाई आया कहाँ, अभी तो खाली खबरें छपी महाराज, अभी तो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। सुना मैं टीवी सुना आज मैंने, टीवी में हम लोगों ने, आप ध्यान से नहीं सुनते थे, हम लोगों ने कहा कि ऐसी हर जगहों पर रिपोर्ट छपी है कि रेल मंत्रालय और दीपम जो विनिवेश मंत्रालय वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इनका OFS लाना है, क्योंकि सरकार का हिस्सा सेबी द्वारा प्रिस्क्राइब लिमिट से काफ़ी ऊपर है। अभी अनाउंसमेंट नहीं आया है, हाँ, लेकिन जैसे ही ये खबरें छपती देखिए आपका स्टॉक 2 रुपये नीचे आ गया। तो और आप कल ही आपने खरीदा, 10 दिन के लिए खरीदा था सरवेन जी IRFC, क्या करें? नहीं, बहुत वो कहते हैं ना कि हुजूर देर कर दी, बहुत देर कर दी, आते आते बहुत लेट। सारे लोग मैं देखता हूँ शॉर्ट टर्म स्विंग के एकदम अपर एंड पे चढ़ जाते हैं। कहीं वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट किसी स्टॉक में जो फोमो वाली फीलिंग है उसमें ये चढ़ गए हैं। स्टॉक ऑलरेडी बहुत चल गया है। पहले इनको समझ में आना चाहिए कि 30 रुपए वाली चीज ऑलरेडी 50 रुपए हो गई थी, जो कि एक अच्छा बहुत ही अच्छा 66% का मोटा मोटी गेन था, और वो गेन इसने मुश्किल से महीना 1.5 महीने में ही कर दिया था। तो आई थिंक बहुत ओवरबॉट जोन में चढ़े हैं शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म स्टॉक अच्छा है, तो अगर ये टाइम दे पाएंगे तो अच्छा है। आई थिंक जो इसने ब्रेकआउट किया है 35 का 37 का, वो बहुत डिसाइसिव ब्रेकआउट है। अब 37, 38, 40 के बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, और मीडियम टर्म बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। टाइम देना पड़ेगा, इस मूव को अब ये पचाएगा। पॉसिबली न्यूज आ गया और फिर नया ब्रेकआउट आ गया तो अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से अब इस न्यूज को ये पचाएगा और मोटा मोटी 37, 38 नीचे में और ऊपर में 50 की एक रेंज में 2-3 महीने बिताएगा, उसके बाद ही ये चलेगा। ऐसा मेरा भी फिलहाल का मानना है। तो अगर ये 3 महीना इनके पास है पेशेंटली वेट आउट करने को तो अच्छी बात है, रहे। लेकिन जब इन्होंने कहा कि 10 दिन का ट्रेड था तो मेरे हिसाब से इनका स्टॉप लॉस भी रहना चाहिए था, और वो स्टॉप लॉस मोटा मोटी 48.50 के नीचे इनको रखना है। 48.40 का मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस होना चाहिए। उसके नीचे अगर ये गया तो आइडली मेरे हिसाब से 10 दिन के हिसाब से इनको उसका स्टॉप लॉस कर देना चाहिए। ओके भैया, अगर 3 महीने का समय है तो रुकिए, नहीं तो निकल जाइए। स्टॉप लॉस आपको बता दिया गया है। चलिए एक सर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से तुरंत वापस आके स्वागत एक बार फिर से आपका, और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। उमेश शर्मा जी हैं जयपुर पिंक सिटी से। हाँ जी, बताइए शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार सर मैंने 1.25 लाख शेयर ले रखे हैं यस बैंक के। मेरा बाइंग रेट है 14.5 रुपीज, और मेरा जो टाइम हॉरिजन है वो 2030 तक है, 2030 तक। कुछ पता है क्या आपको सर? नहीं पता नहीं है, बस मतलब आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि सर। नहीं, पहले तो हम आपका व्यू जानना चाहते हैं कि आपने 1.25 लाख शेयर यस बैंक के खरीदे हैं 14 रुपए 50 पैसे पे। सर मैं वो 3 साल से 4 साल से एवरेज करता आ रहा हूँ, जब से वो मतलब 67 से 5 तक गया, फिर बढ़ा, फिर घटा, तब से एवरेज करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी और करेंगे एवरेज क्या? नहीं, अभी हो गया है, इसीलिए मैंने उसको लॉक कर दिया 2030 तक। तो आपकी राय जानना चाहता हूँ। समझ गया मैं ये इसलिए जानना चाह रहा था। देखिए अब बात समझ में आई ना कि एवरेज प्राइस आपका आया, आपने 67 रुपए से खरीदा, तो इसलिए क्वांटिटी बढ़ती गई। हाँ जी। तो लेकिन ऐसा जनरली करना नहीं चाहिए सर। 67 रुपए खरीदते आप यहाँ तक आ गए। चलिए अभी आपको फायदा हो रहा है सर, है ना? 2-2.5 लाख फायदा हो रहा है मुझे। 15-16% का प्रॉफिट है। ओके सरवेन जी, आई डोंट रिक्वायर मनी इमीडिएटली। हाँ, आई वांट टू पुट इट कि भाई लॉक में चला जाए।
ओके, सरवेन जी से लेते हैं। सरवेन जी भाई, यस बैंक में शर्मा जी ने 2030 तक का समय तय कर लिया है और एवरेजिंग करते करते अब इनके पास 1.25 लाख शेयर इकट्ठा हो गए हैं। अब आ गए ये फायदे में, ₹3.25 का लगभग फायदा है पर शेयर। क्या करना चाहिए? नहीं देखिए, पॉसिबली कहीं एवरेज करने का स्टॉक नहीं था और ये लकी है कि एवरेज करके इतना अच्छा अपना प्राइस नीचे ला पाए हैं, तो उसके लिए इनको मुबारकबाद। बट मे बी क्या वो राइट स्टॉक था, ये डिबेटेबल क्वेश्चन है। बट मैं इनको यही पूछूंगा कि इस पैसे पे कितना कमाना चाहते हैं 2030 तक, ये 6-7 साल में कितना पैसा कमाना चाहते हैं इसके ऊपर, कितने % रिटर्न चाहिए इनको? नहीं, सच कमाना तो पता नहीं, क्योंकि कमाना तो दिख नहीं रहा, लेकिन ये है कि एक जितना एफडी में मिलता रहे उतना मिल जाना चाहिए 7-8 ईयर्स में। तो फिर सर आप फिर रिस्क क्यों लेंगे? अगर आपको एफडी के ही रिटर्न चाहिए तो आप सीधा एफडी में ही डालिए ना पैसा। शेयर बाजार में आता नहीं, ये तो मिनिमम मैंने बताया, मैक्सिमम तो एक कहाँ जाएगा अब हम नहीं जानते ना, इसीलिए आप लोगों से राय ले रहे हैं कि आप क्या लगता है। ट्रेड में उतरने के पहले ट्रेड में उतरने के पहले एटलीस्ट आपको अपना एक होराइजन क्लियर होना चाहिए कि आप बाजार से आप एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं, तो आप बाजार से एफडी रेट से कितना एक्स्ट्रा आप कमाना चाहते हैं, इसमें कितने % एक्स्ट्रा आप कमाएंगे? सच कोई टारगेट नहीं है कि इतना कमाना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, मतलब जो मुझे लगता है कि डबल ट्रिपल तक के चांसेस तो इसमें होने चाहिए 2030 तक। ठीक है, तो आप कहते हैं कि 7 साल में अगर ट्रिपल, इसको 7 साल में इसको तकरीबन 3 गुना होना चाहिए, करेक्ट? क्योंकि ये पिछले 6-8 महीने पहले एक बार इसने 24.5 का अपर टच किया था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, देन व्हाई ओनली यस बैंक, मतलब फिर खाली यस बैंक क्यों है? नहीं सरवेन जी, वो तो 7 साल में बहुत सरवेन जी, एक मिनट सरवेन जी, चूंकि उन्होंने 67 में खरीद लिया था, तो बाय डिफॉल्ट बाय कंपल्शन उनको एवरेज करना पड़ा। हाँ नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, रिसर्च यही पैसा बहुत अच्छे और शेयर रहेंगे जिनमें यही पैसा डाल सकते हैं और पॉसिबली इससे ज्यादा रिटर्न भी बन सकता है। इसके लिए मैंने बोला व्हाई ओनली यस बैंक। बट ठीक है, अब ये ट्रेड में है तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। कॉस्ट के आसपास डेफिनेटली इनको स्टॉप लॉस रखना चाहिए अब यहाँ पे। और मेरा मानना यह है कि ये स्टॉक एक मोटा मोटी रेंज में फंसा है लास्ट 2-2.5 साल से, और वो रेंज उसको ऊपर में 25-26 के ऊपर ले जाने देती नहीं है। आप अगर देखेंगे तो 25 के ऊपर गया नहीं है, जाके टिक नहीं पाता है 25 के ऊपर। एक दो दिन गया था, बट 25 के बहुत ज्यादा ऊपर टिकता नहीं है। सो थॉट यही है कि 25 से इनफैक्ट वापस आ गया था, तो थॉट यही है कि मोटा मोटी यही रेंज रहेगी इसकी 15 से 25 तक। जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है तब तक आई थिंक मुश्किल रहेगी स्टॉक के लिए परफॉर्म करना। मेरी राय इनको ये रहेगी कि जो नीचे के क्वांटिटी इन्होंने ली है, क्योंकि इनका एवरेज नीचे आया है, जो नीचे की इन्होंने क्वांटिटी ली है वो ये 24-25 की रेंज अगर आती है और वहां पे अगर लगता है कि नहीं ब्रेकआउट कर पा रहा है, तो मेरे हिसाब से दोबारा राय ले लें और जो नीचे की इन्होंने ली हुई स्टॉक्स हैं वो उनको 24-25 बुक करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 60 वाला शेयर। सरवेन जी सुनो, इतना अनिश्चितता है तो क्यों इतना झंझट में पड़े? लाइफ को सिंपल होना चाहिए। ₹2.68 से इनको फायदा हो रहा है, बेच दे पूरी 1.25 लाख की क्वांटिटी और उसके बाद एक कोई ढंग का ग्रोथ स्टॉक लें। अब बताओ कौन सा लें? मान लो बिचवा दिया हमने सब, क्या खरीदे? हाँ तो नहीं, अभी फिलहाल ट्रेड मेरे हिसाब से अभी कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो मेरे ख्याल से 21-22 तक की जगह है स्टॉक में, तभी निकले। मतलब 21-22 की तो जगह है ही। 24-25 तो ये एक सपना है कि भाई 24 तक एक ही बार गया था। फिर क्या लें ये तो बताओ आप। 2-2.5 साल में 21-22 तक तो जाता ही है, तो वहां पे जब जाए तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली दोबारा कॉल लें या प्रॉफिट बुक कर लें नीचे के क्वांटिटी में। और कोई आइडिया जिस पर वो डिप्लॉय करें दोबारा? देखिए आई थिंक अभी तो मेरे पास इमीडिएटली ऑफ हैंड जिस तरह का इनको रिटर्न चाहिए उस तरह का कोई स्टॉक सामने नहीं है, बट डेफिनेटली बाद में फोन करेंगे तो इनको दिया जा सकता है। ओके, तो जो ये पूरी स्थिति बनी है ना उमेश शर्मा जी, आप बहुत लकी आदमी हैं कि आपने इतनी भयानक एवरेजिंग की। 67 से खींच के आप इसको लाए ₹14 तक एवरेज किया और आप ₹2.5 के पर शेयर पे फायदे पे आ गए। ये आप बहुत लकी इंसान हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज जनरली ऐसे में लोगों को भारी नुकसान होता है। तो अब आप इस पर बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा और जब आपको लगे कि अब पेशेंस लूज हो रहा है तो उसको बेच दीजिएगा। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, 6000 स्टॉक लिस्टेड हैं, तो उस पर डालिएगा। अभी ज़बरदस्ती कि नहीं मेरे को यस में ही कमाना है, कोई मतलब नहीं। इतना रिस्क क्यों लेने का जब इससे इजी आइडिया मिलेंगे। तो आप फिर से दोबारा कभी फ़ोन करिएगा तो ये अच्छा कोई स्टॉक होगा अगर रडार पे सरवेन जी के, तो आपको सुझाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इसमें आप स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें और कभी जिद मत करिए कि मुझे कोई एवरेज कर करके इसको नीचे लेके आना। बाई चांस यू आर लकी, दैट्स वेरी इन प्रॉफिट। चलिए खैर, आज का शो यहीं पे खत्म करते हैं। सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।